हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर यूपी टीजीटी एग्जाम म्यूजिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके हम लोग PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 2009 में हुए क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस और वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको समय समय पर एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। ये सेशन जो है हमारा सीरीज़ के अकॉर्डिंग सीरीज नंबर 28 होगा। तो चलिए हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दी हुई स्वरावली किस राग की पकड़ है? यमन राग की, बिहाग राग की, तिलंग राग की या खमाज राग की? तो यहाँ पर दी हुई स्वरावली है ये खमाज राग की पकड़ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसमें नी कोमल लग रहा है, इसलिए यह खमाज राग की पकड़ हो जाएगी। यमन राग में नी स्वर शुद्ध लगता है, बिहाग राग में नी स्वर शुद्ध लगता है तथा आरोह में धैवत स्वर वर्जित होता है। तिलंग राग के आरोह में शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह स्वर समूह जो दिया हुआ है ये या खमाज राग का स्वर समूह हो जाएगा, क्योंकि इसमें नी कोमल लग रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह स्रोत हमें आशीर्वाद संगीत मालिका से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजता है? सितार वाद्य पर, सरोद वाद्य पर, संतूर पर या सितार पर? तो आप देख रहे होंगे कि जो 2009 में हुआ क्वेश्चन पेपर है ये सिंपल ही वे में चल रहा है। अभी तक तो जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं वो हमें मॉडरेट ही लग रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा एक लेवल अप तैयारी अपनी करते रहिए। तो जमजमा जो है वो सितार वाद्य पर बजाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सितार। किसी स्वर पर तर्जनी अंगुली से आघात करते हुए आगे के स्वर पर मध्यमा अंगुली से आघात कर शीघ्रता से हटा लेने से जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उस क्रिया को जमजमा कहते हैं। इसको स्पर्श या कण भी कहा जाता है। यह सितार या सरोद पर बजाया जाता है। तो इस प्रकार का जो राइट आंसर होगा वो जमजमा हो जाएगा। यह स्रोत हमें सितार परिचय भाग 1 से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जमजमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? सितार को, गिटार को, सरोद को या संतूर को? तो हम सभी को पता है कि अमजद अली जो हैं वो सरोद वाद्य के वादक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सरोद। सरोद वाद्य बजाते हैं अमजद अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? उस्ताद हाफिज अली खां जी के, उस्ताद इनायत अली खां के, उस्ताद अलाउद्दीन खां के या पंडित उदय शंकर जी के? तो पंडित रविशंकर जी उस्ताद अलाउद्दीन खां जी के शिष्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां। पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां जी के शिष्य थे। पंडित रविशंकर न केवल भारत अपितु अंतरराष्ट्रीय जगत के शीर्षस्थ सितार वादक हैं। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित हैं? तो ये मैहर घराने से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? षड्ज में, गंधार में, मंद्र मध्यम में या पंचम में? तो सितार में बाज का तार जो है वो मंद्र मध्यम स्वर में मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मंद्र मध्यम। सितार में बाज का तार मंद्र मध्यम स्वर में मिलाया जाता है। यह स्रोत डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा की पुस्तक भाग 1 से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मंद्र मध्यम। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस
क्लास को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और मैं समझ सकती हूँ जैसे कि अभी कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है, यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो भी 21 और 22 जुलाई को चला गया है, और अभी हाल ही में कोई एग्ज़ाम्स भी नहीं होने वाले। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा स्लो मोशन में चले गए, यानी कि वो अपने आराम के क्षेत्र में चले गए हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि आपने एक कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। इसलिए हमें अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करते रहना है। हाँ, थोड़ा बहुत आराम तो चलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। हमें जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहना है, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहना है। जो भी सोचिए, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि हमें और भी समय मिल गया है अपने कठिन टॉपिक को आसान करने का। कि अभी ऐसे भी कुछ टॉपिक्स थे जो स्टूडेंट्स के तैयार नहीं थे, जैसे कि राग, जो इंस्ट्रूमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका राग कंप्लीट नहीं है, उनको राग तैयार नहीं है। वोकल वालों का ताल तैयार नहीं है, और भी ऐसे बहुत से कठिन टॉपिक हैं जो कि तैयार नहीं है। तो ये जो आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिला है, इसमें आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस सेट को जितना ज़्यादा अभी करते रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम क्लास नहीं करेंगे, जब एग्ज़ाम और करीब आ जाएगा तब हम क्लासेस देखेंगे, उसको करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपनी कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो देखिएगा अंत में आप सफलता आपको ही मिलेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा और इस क्लास को एंजॉय कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? तोड़ा, झाला, जोड़ या गत? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसकी बस लैंग्वेज घुमा दी गई है और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बनाते समय थोड़ा ध्यान नहीं रखा है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं कि गायन में ख्याल तथा वादन का पर्याय क्या होता है, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। तोड़ा, झाला, जोड़ या गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गत। गत इसका राइट आंसर हो जाएगा। गत इसका राइट आंसर क्यों हो जाएगा, चलिए इसको हम आगे समझते हैं। तो जिस प्रकार गायन में ख्याल शैली का महत्व होता है, उसी प्रकार वादन में गत का महत्व होता है। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है छोटा ख्याल, एक होता है बड़ा ख्याल। उसी प्रकार तंत्र वाद्य में मसीद खानी गत और रजा खानी गत बजाई जाती है। इसी प्रकार ख्याल में गायन का पर्याय गत है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गत। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी, शहनाई, क्लैरियोनेट या सुंदरी? तो पन्नालाल घोष जी बांसुरी का वादन करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ये हम सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 बांसुरी हो जाएगा। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे और बांसुरी एक सुषिर वाद्य होता है। यह स्रोत ताल परिचय भाग 1 से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बांसुरी हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? सितार, सरोद, गिटार या संतूर? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वाद्य के वादक हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा जी ने बताया कि शततंत्री वीणा का ही नाम इस समय संतूर हो गया है। तो इस प्रकार का राइट आंसर जो होगा वो संतूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खास तौर से डेडिकेटेड है वोकल वाले स्टूडेंट को ये क्वेश्चन, कि किस ताल की संपर्क खाली होती है? तीव्रा ताल पर, रूपक ताल पर, धुमाली ताल पर या खेमटा ताल? तो जिस ताल के संपर्क खाली होती है वो है रूपक ताल। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, रूपक ताल। इन सभी तालों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है? 7 मात्रा होती हैं। तीव्रा ताल में 7 मात्रा होती हैं। धुमाली में कितनी मात्रा हो जाएगी? 8 मात्रा की ताल हो जाएगी। और खेमटा हमारी 12 मात्रा की ताल हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, रूपक ताल। रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली मानी जाती है, क्योंकि इसकी पहली मात्रा का वर्ण टी होता है। टी जो है खाली का बोल होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परण किस वाद्य से संबंधित है? तबला वाद्य से, पखावज वाद्य से, नगारा से या चंग से?
तो परन जो है वो पखावज वाद्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा पखावज। उत्तर भारत में तबला आविष्कार के पहले पखावज वाद्य का प्रयोग होता था जिसमें परन बजाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा पखावज। पखावज एक अवनद्य श्रेणी का वाद्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा अवनद्य। वैसे ये तबला, नकारा और चंग ये चारों ही जो वाद्य हैं अवनद्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका जो परिचय है, इसका स्रोत हमें ताल परिचय भाग 3 से प्राप्त होता है। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा पखावज। नेक्स्ट, वीणा सारिका की वीणा का नाम क्या है? रुद्र वीणा, तंजौरी वीणा, विचित्र वीणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन 4। रुद्र वीणा, तंजौरी वीणा और विचित्र वीणा इन तीनों में ही सारिका होती है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बिना सारिका की वीणा पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? वीणा के लिए, गिटार के लिए, सारंगी के लिए या दिलरुबा के लिए? तो पंडित राम नारायण जी जो हैं वो सारंगी वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सारंगी। पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सारंगी एक तंत्र वाद्य होता है जिसे गज की सहायता से बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? 2/3, 3/2, 3/4 या 4/3? तो आड़ी लय जो है वो 3/2 के भिन्न से प्रदर्शित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3/2। फ्रेंड्स, लयकारी के ऊपर अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लयकारी सर्च करेंगे तो आपको लयकारी नाम की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। उसमें आपको आड़, बियाड़, कुवाड़, साधारण लयकारी और बीमेरु खंड की जितनी भी जो लयकारियाँ होती हैं वो आप सबको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। एक आवर्तन में लयकारी कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आड़ी लय को 3/2 के भिन्न से प्रदर्शित किया जाता है। यह ताल परिचय भाग 2 में हमें स्रोत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64। तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कायदा के लिए, पेशकारा के लिए, गद के लिए या परन के लिए? तो तबले में फर्रुखाबाद घराना जो है वो गद के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गद। फर्रुखाबाद घराना गद के लिए प्रसिद्ध है। तबले में गद का महत्वपूर्ण स्थान होता है जो कि कायदा के बाद बजाया जाता है। यह स्रोत हमें ताल परिचय भाग 2 से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, गद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त थी? अहमद जान थिरकवा जी को, करामत उल्लाह खां जी को, अल्लाह रखा जी को या हबीबुद्दीन जी को? तबले में संगत सम्राट की पदवी से हबीबुद्दीन जी को सम्मानित किया गया था। संगत सम्राट की पदवी जो है हबीबुद्दीन जी को प्राप्त थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, हबीबुद्दीन। आंसर की के अकॉर्डिंग कोर्ट ने जो है इसका आंसर ऑप्शन 1 माना था, अहमद जान थिरकवा, जो कि गलत है। इस पे ऑब्जेक्शन भी किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, हबीबुद्दीन खां। दिल्ली और अजराना की वादन शैली में निपुण उस्ताद को अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन लखनऊ में संगत सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग यहाँ पर 2-3 बातें और नोट कर लीजिए कि संगत सम्राट की उपाधि जो है हबीबुद्दीन खां जी को मिली थी, और संगीत सम्राट की उपाधि की अगर हम बात करें, संगीत सम्राट, ठीक है, संगीत सम्राट की उपाधि से तानसेन जी को नवाजा गया था। तानसेन जी को इसकी पदवी मिली थी। और वहीं अगर हम स्वर संगत की बात करें, स्वर सम्राट, ठीक है, स्वर सम्राट, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं नीचे लिख देती हूँ, अली अकबर खां, ठीक है, अली अकबर खां जी को स्वर सम्राट की उपाधि मिली थी, संगीत सम्राट की उपाधि तानसेन जी को, और संगत सम्राट की उपाधि हबीबुद्दीन जी को मिली थी। आप ये तीनों ही बातें नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं
तो आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? गुदई महाराज, सुदई महाराज, किशन महाराज या विशन महाराज? आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो कंठे महाराज जी के शिष्य का नाम है किशन महाराज जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, किशन महाराज। कंठे महाराज के शिष्य का नाम किशन महाराज था। किशन महाराज बनारस बाज बजाते थे और इनका जन्म 3 सितंबर 1923 को कृष्णाष्टमी के दिन हुआ था। यह स्रोत हमें ताल परिचय भाग 3 से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, किशन महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित हैं? तबला से, पखावज से, मृदंगम से या घटम से? तो नाना साहब पानसे का संबंध पखावज वाद्य से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पखावज। नाना साहब पानसे पखावज वाद्य से संबंधित हैं। पखावज एक अवनद्य वाद्य होता है और इसका स्रोत हमें पखावज पारिजात, जो कि ठाकुर भीकन सिंह गौतम जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसमें प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पखावज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल दास क्या बजाते थे? तबला, पखावज, चंग या उपंग? तो पागल दास जी पखावज वाद्य का वर्णन करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पखावज। स्वामी पागल दास पखावज वाद्य को बजाते थे। पागल दास जी का पूरा नाम स्वामी राम शंकर दास है। इनका जन्म 15 अगस्त 1920 ईस्वी को देवरिया जिले के मझौली नामक गांव में हुआ था। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो पखावज हो जाएगा और यह स्रोत हमें पखावज पारिजात ठाकुर भीकम सिंह गौतम जी की पुस्तक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य होता है? स्वर की आस बढ़ाना, स्वर की आस घटाना, स्वर की आस रहित करना या इनमें से कोई नहीं? वाद्य में तरब के तार लगाने का उद्देश्य होता है स्वर की आस को बढ़ाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वर की आस को बढ़ाना। जब तरब के तारों को स्वर से मिला दिया जाता है और मुख्य तारों पर जब स्वर बजाया जाता है तो उसकी गूंज बढ़ जाती है, उसे ही हम स्वर की आस बढ़ना कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, स्वर की आस बढ़ाना। यह जो स्रोत है आशीर्वाद संगीत मालिका भाग 2 से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? 3, 6 और बाकी ऑप्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ, 9 या 12। तो चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के बोल 9 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 9। चक्रदार तिहाई अर्थात किसी बोल समूह को धा सहित 9 बार बजाया जाए या चक्रदार तिहाई में समान मात्रा के 9 बोल होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेला किस वाद्य से संबंधित है? तबला से, मृदंगम से, घटम से या खंजरी से? तो रेला तबला वाद्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तबला। रेला तबला पर बजाया जाता है और मृदंग में पडार बजाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तबला। तबला जो है एक अवनद्य श्रेणी का वाद्य होता है। मृदंगम भी अवनद्य श्रेणी का वाद्य है। घटम घन वाद्य है और खंजरी अवनद्य वाद्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाई, थाई या फिर ठा की तिहाई को क्या कहते हैं? चक्रदार परन, चक्रदार टुकड़ा, चक्रदार तिहाई या इनमें से कोई नहीं? तो ठाई की तिहाई को ना ही चक्रदार परन कहते हैं, ना ही चक्रदार टुकड़ा कहते हैं और ना ही चक्रदार तिहाई कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? आलाप से पहले, आलाप के बाद, झाला के बाद या इनमें से कोई नहीं? जोड़ आलाप का वादन आलाप के बाद किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, आलाप के बाद। तंत्र वाद्य में आलाप के बाद जोड़ आलाप बजाया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, आलाप के बाद। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? सितार, सरोद, गिटार या दिलरुबा? पंडित बलराम पाठक जी एक सितार वादक थे और ये सितार का वादन किया करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सितार। पंडित बलराम पाठक सितार बजाते थे। सितार एक तंत्र वाद्य होता है जिसे मिजराब से बजाते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सितार। सितार, सरोद, गिटार और दिलरुबा ये चारों ही तंत्र वाद्य हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। शरण रानी क्या बजाती थी? सितार, सरोद, गिटार या वीणा? शरण रानी सरोद का वादन किया करती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरोद। शरण रानी सरोद वाद्य बजाती थी। आपने सरोद की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खां जी से तथा अली अकबर खां जी से प्राप्त की थी। सरोद एक तंत्र वाद्य की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरोद। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरोद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने 2009 में हुए क्वेश्चन पेपर का थर्ड पार्ट भी आज सॉल्व कर लिया है। अब हमें इसके 2 पार्ट और सॉल्व करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो इस वीडियो में तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।